हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रेडी फॉर लॉ एग्ज़ाम जज साहब में। दोस्तों, आज बताने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। दोस्तों, ये कुछ दिन तक चलेगा, कम से कम 1 हफ्ते तक लग सकता है, 7 दिन, क्योंकि ज़्यादा लंबी टॉपिक है और 1 से 75 तक जो धाराएँ हैं, मतलब सेक्शन है, उतना हम लोग को पढ़ना है दोस्तों। तो अभी स्टार्ट करें, शुरू से शुरू समझा जाए ताकि कोई दिक्कत ना आए, सब सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, पहले तो हम जान लेते हैं कि संविदा क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों हिंदी में कहते हैं इसे संविदा या अनुबंध। दोस्तों क्लियर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट को संविदा या अनुबंध कहा जाता है। अब इसे थोड़ा शॉर्ट टाइम में समझे तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का या पार्टियों के बीच एक बाध्यकारी समझौता, यानी कि जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों और या पार्टी हो, यानी कि व्यक्ति भी हो सकते हैं या समूह भी हो सकता है, इनके बीच एक बाध्यकारी समझौता को ही संविदा कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दोस्तों आइए कुछ और डिटेल में समझें इसे। तो संविदा से आशय है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच ऐसे करार या समझौते से है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो तथा जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पक्षकार या दूसरे पक्षकारों के विरुद्ध किसी काम को करने अथवा न करने के लिए कुछ अधिकार अर्जित कर लेता है या लेते हैं। यानी दोस्तों इसका डिटेल में तो हम लिखने के लिए आप लोग PDF हमारे टेलीग्राम पर है, आप लोग लिख सकते हैं। लिखने के लिए दोस्तों एग्जाम में यही लिखाएगा, लेकिन समझने के लिए दोस्तों अलग से बताने वाले हैं। दोस्तों इसका मतलब यही है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति दिया है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, एक व्यक्ति में कभी भी समझौता हो ही नहीं सकता। इसके लिए समझौते के लिए हमेशा एक व्यक्ति से ज़्यादा यानी कि 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच ऐसी करार यानी कि एग्रीमेंट यानी कि समझौता, ठीक, समझौते से है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो। विधि द्वारा प्रवर्तनीय मतलब विधि द्वारा या फोर्स बाय लॉ द्वारा हो, यानी कि कानून में समीक्षा करता हो, कानून में वह प्रवर्तनीय हो। दोस्तों इसके द्वारा एक या एक से अधिक पक्षकार, यानी कि एक पक्षकार नहीं हो सकते दोस्तों, इसमें एक से अधिक पक्षकार होंगे तभी समझौता हो पाएगा। जब 2 पक्षकार होते हैं, एक पार्टी एक एंटी पार्टी, पक्ष या विपक्ष, तो जब 2 पक्षकार होते हैं तभी एक समझौता हो सकता है। या 2 पक्षकार से अधिक यानी 3 भी हो जाए, 4 हो जाए या इससे 2 से अधिक कितना भी हो जाए तो उसमें समझौता हो जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा चाहिए अगर कोई भी समझौता करनी हो तो एक या एक से अधिक पक्षकार दूसरे पक्षकारों के विरुद्ध किसी काम की करने। अब इसका आशय है दोस्तों कि अगर कोई पक्षकार है दूसरे पक्षकार के विरुद्ध या काम करे या उसके साथ काम करे, यानी कि उसके विरुद्ध में यानी कि पक्ष में काम करे या विपक्ष में काम करे, इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। दोनों काम करे, या पक्ष में काम करे या विपक्ष में काम करे, इससे कोई बात नहीं है दोस्तों। इसके करने यानी कि विरुद्ध किसी काम को करने अथवा न करने के लिए कुछ अधिकार अर्जित कर लेता है, उसे संविदा कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसका मतलब यही हुआ कि कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो आपस में समझौता करें और यह कानून द्वारा स्वीकृत हो, यानी कि फोर्स बाय लॉ हो, और वह अधिकार अर्जित कर ले, यानी कि कानून में जाने के लिए अगर इसमें कोई भी एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट, इसे असली मतलब सही नाम है कॉन्ट्रैक्ट, इसमें अगर कोई भी कमी आए तो वह कानून का मदद ले सके, कानून का दोस्तों मदद ले सके, तो उसे ही संविदा कहते हैं, यानी उस एग्रीमेंट को ही संविदा कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसको आगे और डिटेल में समझ जाएंगे आप, देखिए आप कैसे।
दोस्तों अंत तक पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसे सरल शब्दों में इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पक्षों के बीच लिखित या मौखिक रूप से किया गया एक समझौता जो एक कानूनी दायित्व बनाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक पक्ष के बीच लिखित हो या मौखिक हो, लिखित रूप से या मौखिक रूप से किसी भी तरह से, दस्तावेज से हो या मौखिक भाषा से ही हो। जैसे कि कोई व्यक्ति कह दिया कि मैं तुम्हें 50 रुपये की गिफ्ट दूंगा और तुम्हें स्वीकार है कि नहीं। अगर वह व्यक्ति स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं स्वीकार है, एक्सेप्ट कर लिया दोस्तों, तो उसे एक एग्रीमेंट कह सकते हैं। और उस एग्रीमेंट को यदि हम लिखित भाषा में दस्तावेज में करें और वह एक तरीके से कानून के रूप में प्रणीत हो जाए, यानी कि प्रवर्तनीय हो जाए, तो उसे दोस्तों हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अभी आगे और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, कोई बात नहीं है, पहली बार है दोस्तों। अगर समझ में ना आए तो फिर से कमेंट करके बताइएगा कि और डिटेल में अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नोट दिया है कुछ कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुसार एक संविधान बनाने के लिए मुख्य रूप से 4 शर्तें पूरी करनी होती है। यानी कि जो 1872 की सेक्शन 10 के अनुसार एक मतलब जो धारा दिया है सेक्शन 10 में दोस्तों, उसमें 4 मुख्य शर्तें होती है कॉन्ट्रैक्ट बनाने में। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों में अंतर है दोस्तों, बहुत बड़ी अंतर है। उसे आगे हम समझने वाले हैं, लेकिन पहले बेसिक चीज़ हम लोग समझ लें तब उसे समझ लेंगे। दोस्तों ये रही आपकी कुछ नोट, जैसे कि संविधान के 2 पक्षों के स्वतंत्र सहमति होना चाहिए, यानी कि जो 4 शर्तें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहला है कि संविधान के लिए पक्षों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, पहला दिया है संविधान के लिए पक्षों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, यानी कि कोई भी दबाव में आकर अपना एग्रीमेंट ना करे। यानी कि अगर 2 पक्ष हैं, एक पहला पक्ष है दूसरा पक्ष है, तो ये पहले पक्ष के दबाव में दूसरा पक्ष काम न करे, यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। और या यह भी हो सकता है कि दूसरे पक्ष के दबाव में पहला पक्ष काम ना करे, यानी कि यह भी स्वतंत्र होना चाहिए, यह भी अपने विचारों से इसे स्वतंत्र होना चाहिए। और दोस्तों दूसरा है संविदा के लिए सक्षम होना चाहिए, यानी कि इसके पास, यानी पहले व्यक्ति के पास भी उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए और दूसरे पास भी कि ये संविदा पूर्ण रूप से कर सके। मान लीजिए पहला प्रपोजल देता है दूसरे वालों को कि आपको 50,000 रुपये की घड़ी खरीदनी है और इसके पास उतना पैसा हो ही नहीं, तो दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा। यानी कि दोनों के पास उतनी सक्षम होनी चाहिए, पैसे से भी और विचारों से भी। अगर ये दिवालिया हो, पागल हो, तभी नहीं कर सकता है। यानी कि विचारों से और पैसे से, इन दोनों से सक्षम होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट में शर्तें दिए हैं उन शर्तों को ये पूरा करता हो, दूसरा वाला या पहले वाला, कोई भी इन दोनों में से दोनों को पूरा करना चाहिए। अगर ये पागल हो या ये पागल हो तो इसमें से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। अगर इसके अपेक्षा, पहले के अपेक्षा दूसरा कम, मतलब ज़्यादा धनवान हो या इसके पास उतना क्षमता हो ही नहीं पैसे की या गिफ्ट खरीदने की या कुछ भी खरीदने की, तो दोस्तों इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। इसलिए कुछ शर्तें हैं 4 जो दी गए हैं। यानी कि पहला जो है स्वतंत्र सहमति हो तो बता ही दिए हैं, दूसरा है संविदा के लिए सक्षम होना, यह भी बता दिए दोस्तों। एक वैध प्रतिफल होना, यानी कि वैध प्रतिफल, यानी कि हाँ तो दोस्तों बताने वाले थे कि एक वैध प्रतिफल, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी रुपए यानी किसी गिफ्ट का या वस्तु का, समझ लीजिए एक उदाहरण के लिए हम रख लेते हैं एक बुक की, BW की, यानी कि एक बुक की हम रख लेते हैं एक उदाहरण में कि कोई एक बुक है, कोई
कोई एक बुक है दोस्तों, उसका रुपए होता है कम से कम 50 रुपए मान लीजिए, और वह कोई व्यक्ति यानी कि उसे खरीद कर 50 रुपए में किसी दूसरे व्यक्ति को 100 रुपए में बेचता है, यानी कि वो 50 रुपए में खरीदा और 100 रुपए में बेच रहा है, तो उसका एक वैध प्रतिफल नहीं होगा, क्योंकि उसका मूल प्राइस है 85 रुपए है और उसको बेच रहा है 100 रुपए में, या इसे और बढ़ा दे तो 1000 में बेच रहा है, तो ये दोस्तों वैध प्रतिफल नहीं हुआ। या तो कोई दूसरा उदाहरण लें, कोई एक वस्तु है यानी कि टूटा हुआ वस्तु, जैसे कि कार ही है, मान लीजिए कार है वो बिगड़ गया यानी कि समझ लिए खराब हो गया है, उसको बेचने वाला बेच रहा है दूसरे व्यक्ति से 50,000 रुपए में बेच रहा है दोस्तों, या 5 लाख रुपए मान लीजिए बेच रहा है, तो दोस्तों यह एक वैध प्रतिफल नहीं हुआ, क्योंकि वह 5 लाख रुपए के लिए दोस्तों वह कार है ही नहीं, उसके लायक ही नहीं है। यानी कि दोनों वस्तु, कहने का मतलब है दोस्तों कि पैसा और वस्तु दोनों एक दूसरे के पूरक हो, यानी कि एक दूसरे के समझ लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट में हो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में हो, यानी कि एक दूसरे से ना ज़्यादा हो ना ही कम हो, पैसा और वस्तु दोनों सेम होना चाहिए। तो एक वैध प्रतिफल वही कहलाता है कि एक कोई वस्तु है, उसका कितना पैसा हुआ दोस्तों, वह दूसरा व्यक्ति उससे पैसा लेकर उस वस्तु को खरीदता है, वही वैध प्रतिफल कहलाता है। अगला है दोस्तों, एक वैध उद्देश्य होना आवश्यक है। एक वैध उद्देश्य होना आवश्यक है, यानी कि वह खरीद रहा है तो उसका क्या करेगा, अगर कार खरीदेगा तो उसे ड्राइविंग करेगा, ड्राइविंग, और अगर बुक खरीद रहा है, बाई कर रहा है तो पढ़ने के लिए, यानी कि वह एक वैध उद्देश्य हुआ, यानी कि पढ़ने आया एक वैध उद्देश्य है। लेकिन अगर दोस्तों वही कोई ड्रग्स खरीदे, अगर कोई वैध इलीगल चीज़ खरीदे, गन खरीदे बिना लाइसेंस का, तो उसका एक वैध उद्देश्य नहीं है, तो दोस्तों वह एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, और उसे आने वाले समय में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसे कानून के नज़र में भी नहीं ला सकता कोई। ऐसा होता है दोस्तों, बहुत ऐसे इससे में देखने को मिलते हैं, कोई ऐसा वस्तु सामान या पैसा ही समझ लिए, पैसा नकली हो तो उसे कानून के समक्ष हम लोग तैयार मतलब पेश नहीं कर सकते, यानी कि वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ये हो गया दोस्तों। और डिटेल में और अच्छे से जानकारी के लिए दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं, और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। और अगला है दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट के 5 आवश्यक तत्व, यानी कि आवश्यक तत्व होते हैं, यानी कि इनके बिना 5 आवश्यक तत्व के बिना कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। यही आवश्यक तत्व के बारे में यही बताया गया कि वो कौन कौन से 5 आवश्यक तत्व हैं। तो पहला है दोस्तों, पहले तो ये देख लीजिए कि अनुबंध 2, यानी कि अनुबंध का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट। तो कहने का मतलब है कि अनुबंध 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच एक कानूनी समझौता है। ये तो देखिए दोस्तों एक ही लाइन में अच्छे से मतलब अच्छे से बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच एक कानूनी समझौता है, यानी कि जो कानून के रूप में आ जाए, कानून के रूप में मतलब कानून के संपर्क में आ जाए, समझ में आ जाए, कानून में इलीगल ना हो, इन्फोर्स बाय लॉ हो, तो दोस्तों उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर नहीं है तो वह सिर्फ एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों यही अंतर होता है। आगे यह भी बताना है दोस्तों, पहला आवश्यक तत्व है प्रस्ताव। प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल। प्रपोजल यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई ऑफर देता है या प्रपोजल देता है दोस्तों, तो वह दोस्तों प्रस्ताव हुआ। इतना तो क्लियर हो गया। अगर कोई एक व्यक्ति, एक पक्ष दूसरे पक्ष को कोई ऑफर देता है, जैसे कि मेरे पास 5 रुपए की कलम है, इसे क्या आप खरीदना चाहेंगे, तो वह एक ऑफर हुआ दोस्तों। खरीदने के लिए जो ऑफर दे रहा है वह एक प्रपोजल, प्रस्ताव या ऑफर भी कह सकते हैं। अब अगला है दोस्तों स्वीकृति, यानी एक्सेप्टेंस।
यानी कि अगर दूसरा पक्ष यानी कि वह 5 रुपए की कलम दे रहा है, तो वह दूसरा पक्ष अगर उसे स्वीकृति एक्सेप्ट कर लेता है उस कलम की कि हाँ, मैं आपकी कलम को खरीदूँगा, तो उसे स्वीकृति कहते हैं। ये भी आवश्यक हो गया, तो जानेंगे। फिर से दोस्तों ये होता है कि जागरूकता। जागरूकता का मतलब होता है दोस्तों जागरूकता का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि उस विषय में, उस वस्तु में उसके बारे में नॉलेज हो। यानी कि जिस चीज़ के बारे में, जिस वस्तु के बारे में वो जानता ही नहीं है दोस्तों, तो वो कैसे कुछ खरीदेगा या कैसे जानेगा? तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले जागरूकता होनी आवश्यक है। और दूसरा है विचार, यानी कि खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, एक लीगल जो यहाँ पे बताए हैं वैध प्रतिफल, वह लागू हो रहा है कि नहीं, क्या वह कलम जो दे रहा है वो 3 रुपए की कलम है, वह 5 रुपए में तो नहीं दे रहा है, मतलब ये सब विचार करना पड़ेगा। और उसे और चौथा है यानी 5वां है कि क्षमता, यानी कि उस खरीदने के लायक वह हो। अगर उसके पास उतनी क्षमता हो ही नहीं 5 रुपए कलम खरीदने की, ये तो छोटी बात है। अगर वह कार दे रहा है या बुक दे रहा है 100 रुपए की, एक सपोज दैट कि उसके पास दूसरे पक्ष के पास 100 रुपए भी नहीं है, तो दोस्तों वो कैसे खरीदेगा? तो उसके लिए यहाँ पर होना आवश्यक है, क्षमता होना आवश्यक है, तभी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। यानी कि विस्तार से एक बार और देख लें कि प्रस्ताव, स्वीकृति और जागरूकता, विचार और क्षमता, इन पांचों आवश्यक तत्वों का कॉन्ट्रैक्ट में होना परम आवश्यक है, नहीं तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट बन सकता। ये तो दोस्तों ये हो गया। कुछ नोट है दोस्तों, इसे देख लिया जाए कि संविदा की उत्पत्ति। दोस्तों इसे अब देख लें ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से नंबर भी मिलता है एग्जाम में। समझना अलग बात है, समझना तो आप लोग का समझिए दैनिक जीवन में काम आएगा, लेकिन लिखने के लिए एग्जाम में दोस्तों जो कॉपीराइट होती है, यानी कि कॉपी की जो कलम मतलब लिखावट होती है, वही लिखना पड़ेगा, यानी कि जो समझ रहे हैं वही लिख दें। दोस्तों यह है कि संविदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा यानी कि लैटिन शब्द कॉन्ट्रैक्टम दोस्तों से हुई है, जिसका अर्थ है आपस में मिलना, एकजुटता या अनुबंध, यही होता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्टम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नोट करते जाइएगा कि लैटिन शब्द कॉन्ट्रैक्टम से लिया गया है। फिर से दोस्तों एक टॉपिक है, नोट है, समझ लिए। वह करार जो विधितः प्रवर्तनीय हो, संविदा कहलाती है। यानी कि इस संविदा वही कहलाती है। एग्रीमेंट दोस्तों, एग्रीमेंट होता है करार, उसे हिंदी में कहते हैं करार। करार को प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि विधितः इलीगल मतलब लीगल नहीं है दोस्तों, मतलब फोर्स बाय लॉ नहीं है, उसे हम लोग कानून में पेश नहीं कर सकते किसी भी एग्रीमेंट को। लेकिन दोस्तों संविदा को हम लोग लॉ में यानी कि कोर्ट में, कानून में हम लोग पेश कर सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए आगे चलकर तो। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। दोस्तों ये आगे बताएंगे सब विस्तार से, बस लिखते जाइए, समझते जाइए। अगर समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगला है संविधान के अर्थ। संविधान का अर्थ कुछ इस प्रकार है, कुछ विचारकों के द्वारा, कि सालमंड के अनुसार देखिए दोस्तों, सालमंड के अनुसार क्या है कि संविधान एक ऐसा करार है, करार मतलब एग्रीमेंट। संविधान एक ऐसा करार है जो जो पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न करता है और उनकी व्याख्या करता है। यानी कि संविधान एक ऐसा एग्रीमेंट है जो पक्षकारों के बीच, यानी कि एक के पक्षवार नहीं, पक्षकारों के बीच, यानी कि दो पक्षकारों के बीच या दो से अधिक भी हो सकते हैं दोस्तों, पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न करता है, यानी कि उत्तराधिकारी यानी कि उत्तरदायित्व बनाता है।
एक जिम्मेदारी उत्पन्न करता है, समझ लो शुद्ध हिंदी भाषा में, और उनकी व्याख्या करता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की व्याख्या करता है, जिस भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट किए हो उसका व्याख्या करता है कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल में। क्योंकि समझ लीजिए दोस्तों, जो भी लीगल काम होता है उसका प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए दोस्तों, और बिना सबूत के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। वो तो होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत प्रकार है, मौखिक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो लीगल बाय फोर्स हो, यानी कि फोर्स बाय लॉ हो, उसके लिए दोस्तों लिखित संविदा या कुछ लिखित दस्तावेज तो होना जरूरी है। और अगला देखिए दोस्तों कि सर विलियम एंसन, अगला है दोस्तों सर विलियम एंसन, इन्होंने क्या लिखा है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? तो यह है कि कॉन्ट्रैक्ट दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच किया गया ऐसा करार, ऐसा एग्रीमेंट है जिसको विधि द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है। विधि द्वारा दोस्तों प्रवर्तित किया जा सकता है तथा इसके विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त भी होते हैं। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट यानी एक संविदा दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच किया जाता है, ऐसा करार है यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको विधि द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है, यानी कि विधि द्वारा इसे बदल भी जा सकता है, इसका शून्यकरणीय भी किया जा सकता है, शून्य भी किया जा सकता है दोस्तों। अगर कोई आगे चलकर कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही टूट जाए तो उसका विधि द्वारा यानी कि कानून द्वारा, लॉ द्वारा उसको बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है या उसे समाप्त किया जा सकता है। वही कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हुआ। और इसके विरुद्ध में कुछ अधिकार में, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो यानी कि वैध नहीं हो तो वह इसके विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं कि इसके कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको खारिज किया जा सके, उसे बदला जा सके, उसे समाप्त किया जा सके। इसका केस हम कोर्ट में कर सकते हैं। अगला है दोस्तों कि सर फेडरिक, इन्होंने बताया है कि प्रत्येक करार यानी कि एग्रीमेंट एवं वचन जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो संविदा है। यानी कि यह भी एक लाइन में अच्छा कहे हैं, क्योंकि एग्रीमेंट वही होता है, कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जो एग्रीमेंट में फोर्स बाय लॉ हो जाए, यानी कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो जाए, वही संविदा है। अगला दोस्तों देखें कॉन्ट्रैक्ट की सात विशेषताएं। इसे दोस्तों आप लोग एक और बात बताने की कि इसे हिंदी में हम शुद्ध हिंदी में बताए हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसे इंग्लिश में हम पूरी प्रोवाइड करा सकते हैं, इंग्लिश में बताने की भी कोशिश कर सकते हैं, और अगर समझ में आए तो फिर से आगे दूसरा इसी का आगे की जो पार्ट है उसे बताएंगे, नहीं तो फिर इसी को कोशिश करेंगे और डिटेल में बताएंगे। दोस्तों कमेंट अवश्य करें, लाइक सब्सक्राइब तो अवश्य करें। दोस्तों अभी एक बात और है कि अभी पहली बार है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा। बार बार जब इसमें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम बताते रहेंगे डिफिनीशन, और आप लोग को समझ में ही आता रहेगा। कोई टेंशन नहीं लीजिए, बस आप नोट बनाते जाइए, समझते जाइए, सुनते जाइए, सब हो जाएगा। तो दोस्तों ये हुआ कुछ 7 विशेषताएं दोस्तों इसका कॉन्ट्रैक्ट की क्या है, विशेषता क्या है। तो इसका पहचान, प्रस्ताव, स्वीकृति, विचार, विचारों का दोस्तों एक ही में विचार और विचारों का मिलन, और योग्यता, क्षमता, अनुबंध की वैधता शामिल है। यानी कि इसको फिर से डिटेल में देखें। पहचान होना चाहिए, यानी कि एक पक्षकार दूसरे व्यक्ति दोस्तों अच्छा पड़ेगा कहना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की पहचान होना आवश्यक है। ठीक, फिर से पहले और दूसरे में प्रस्ताव होना भी आवश्यक है। अगर किसी भी चीज़ का प्रस्ताव हुआ नहीं, अगर ये किसी भी चीज़ का ऑफर दिया नहीं इसे दूसरे वालों को, और यह एक्सेप्ट, तो यहाँ दोस्तों तीसरा ऑफर दिया नहीं तो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट की जड़ ही खत्म हो जाएगी। तो प्रस्ताव देना आवश्यक है कोई किसी भी चीज़ का। फिर से अगला है दोस्तों स्वीकृति।
यानी कि अगर पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई ऑफर देता है, कोई ऑफर दे रहा है, तो उसे अगर दूसरा व्यक्ति उसका स्वीकार नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट भी नहीं बनेगा। तो दोस्तों दूसरे व्यक्ति की उसकी पहले व्यक्ति का जो प्रपोजल है, ऑफर है, उसे स्वीकार एक्सेप्ट करना आवश्यक है। तो ये रही तीसरी कि स्वीकृति होना आवश्यक है। चौथा है दोस्तों विचार। विचार के बारे में बताएं कि अगर दूसरा व्यक्ति जो पहला व्यक्ति ऑफर दे रहा है किसी वस्तु का, उसके बारे में वो विचार नहीं करेगा तो दोस्तों वह एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। पहले तो विचार करेगा तभी ना एक्सेप्ट करेगा कि वो सही है कि नहीं, मेरे लिए मेरा कितना लाभ हो रहा है, हानि तो नहीं होगा। ये सब पहले सोचेगा, समझेगा, विचार करेगा, तभी वह पहले व्यक्ति का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा। फिर से दोस्तों अगला है विचारों का मिलन। विचारों का मिलन का मतलब है कि अगर पहले व्यक्ति का, यानी कि जो पहला व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति का विचारों का मिलन आपस में संभव नहीं हो, यानी कि नहीं हो, तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए उदाहरण से कि अगर यह कुछ रुपए दे रहा है इसे, या इसे कोई वस्तु दे रहा है, कोई 10 रुपए का बॉटल दे रहा है पानी पीने के लिए, जो कि 10 रुपए का बॉटल दे रहा है पानी पीने के लिए, तो दोस्तों अगर इसे दूसरे व्यक्ति को लगे कि नहीं ये तो 5 रुपए की बॉटल है और ये हमें 10 में दे रहा है, यानी कि इसका मतलब इसे लगेगा कि मेरा थोड़ा हानि हो रही है, लाभ नहीं हो रहा है, तो विचारों का मिलना भी नहीं होगा। विचारों का मिलना नहीं होगा तो इसका एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कट जाएगा दोस्तों। तथा विचारों का मिलना पहले आवश्यक है। इसको थोड़ा बड़ा में समझे तो अगर ये कार दे रहा है, अगर कार में पूरी खराब हो और उसका लाइसेंस भी नहीं हो, उसका इंश्योरेंस भी नहीं हो, और दूसरा व्यक्ति इसे खरीदने से भी मना कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और अगर दूसरे व्यक्ति का विचार इससे मिल गया कि नहीं भाई, आप पहले सबसे पहले इसका इंश्योरेंस और लाइसेंस दीजिए, उसके बाद से हम खरीदेंगे, तो दोस्तों पहले इसका भी अगर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलिए हम ठीक है देंगे बनवा कर, कोई दिक्कत नहीं है, सभी दस्तावेज हमारे पास हैं, अगर दोनों का विचार इस तरह से मिल गया पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये रही कुछ विचारों का मिलन। फिर से योग्यता, यानी कि अगर ये तो सेम वही बात हुई कि क्षमता होनी चाहिए, लोगों की योग्यता होनी चाहिए। अगर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम से कम 18 वर्ष से कम उम्र की नहीं हो सकती दोस्तों। वही जो इलीगल है, यानी कि इलीगल एज में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करे तो वह सबसे पहले शून्य हो जाएगी, कोई उसमें कॉन्ट्रैक्ट का कोई आधार ही नहीं बनत पाएगा दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले योग्यता होनी चाहिए, यानी कि उसके खरीदने, यानी कि पहले व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से खरीदने के लिए क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होना चाहिए। क्षमता मेरे आप जान ही गए हैं कि दोनों की क्षमता होनी चाहिए। और अनुबंध, यानी कि तब जाके अनुबंध होता है दोस्तों, जब ये सभी हो जाए, जो जो ऊपर दिए गए हैं ये सब, अगर ये सब क्लियर हो जाए तब जाके अनुबंध की वैधता शामिल होती है। यानी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, बनता है, वो लॉ बाय फोर्स, यानी कि फोर्स बाय लॉ, यानी कानून के प्रवर्तनीय हो जाए, तब जाके दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बनता है। दोस्तों आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कानून द्वारा प्रवर्तनीय, तो कानून द्वारा प्रवर्तनीय मतलब यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि उदाहरण से समझे, अगर कोई एक माँ अपने बेटे से कहते कि अगर 10वीं क्लास में 10th में अगर 80-80% आ जाए तो उसे मैं एक कार खरीद कर दूंगी। दोस्तों एक कुछ रहा एग्रीमेंट, लेकिन दोस्तों यह एक मौखिक एग्रीमेंट है, फैमिली एग्रीमेंट है, इसका कोई दस्तावेज, कोई लीगलिटी नहीं है दोस्तों। बस मुंह से कह दी माने अपने बेटे से कि 80% अगर आ जाए तो कार देगी। अगर उसका 80% आ गया और माँ ने कह दिया कि मैं कार नहीं दूंगी, तो इसका कोई आधार नहीं होगा, कोई दस्तावेज नहीं होगा कि जाकर उसे कोर्ट में पेश कर सके।
तो ये दोस्तों हुआ एग्रीमेंट। और इसी को अगर कोई व्यक्ति यानी कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को कार खरीदने की ऑफर दे और इसे स्वीकार कर ले, लेकिन लास्ट में कह दे कि कार आपकी खराब है, मैं नहीं खरीदूंगा, या इसे कह दे कि जैसे कि वो कार खरीद लिया और पैसा नहीं दिया, यानी दूसरा व्यक्ति जो है वो पैसा नहीं दिया पहले व्यक्ति को, तो वह जाकर कानून का मदद ले सकता है और वह कोर्ट में जाकर अपनी वैधता या कमी या कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता सकता है, जिससे एक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। दोस्तों यही मतलब हुआ कि वैधता यानी कि एनफोर्स बाय लॉ या कानून द्वारा प्रवर्तनीय, इसी को कहते हैं दोस्तों। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में यही अंतर है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे देखिए स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ तो दोस्तों यही जो दिया है इसको हम डिटेल में आगे भी समझेंगे, आगे और अच्छे से बताएं कि क्यों ऐसा कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सभी एग्रीमेंट दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। इसका आगे विस्तार से बताए जाएंगे। दोस्तों वीडियो कुछ लंबी हो रही है दोस्तों, मतलब थोड़ा धीरज रखिए, देखिए समझ में भी आएगा और बताएंगे भी। देखिए दोस्तों आपके सामने कुछ, अगर कानूनी भाषा में कहें तो सेजरा है सेजरा है दोस्तों, इसे कहते हैं कुछ मतलब उर्दू भाषा है दोस्तों। पहला है प्रपोजल, इसे थोड़ा अच्छे से समझिएगा दोस्तों, स्किप मत करिएगा, अच्छे से समझेंगे तो बहुत ही, यही दोस्तों बेस है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का। अगर ये समझ में आ गया दोस्तों तो सभी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहला है दोस्तों प्रपोजल। प्रपोजल को ही हम कहते हैं हम लोग ऑफर। प्रपोजल की क्या कहते हैं? ऑफर। इसमें एक अच्छे से बता रहे हैं, पहला कोई व्यक्ति है, इधर दूसरा कोई पक्ष है, पहला पक्ष है दूसरा पक्ष है, वह प्रपोजल देता है, यानी पहला व्यक्ति दूसरे को प्रपोजल देता है, यानी कि प्रस्ताव रखता है, ऑफर देता है कि आप हमारे घर को इतने रुपए में, कम से कम 20 लाख रुपए में खरीद लीजिए, जितना भी हो दोस्तों। तो पहला जो व्यक्ति है वो दूसरे को क्या किया? प्रपोजल दिया। ये तो क्लियर हो गई, इसी को प्रपोजल कहते हैं। फिर दूसरा है दोस्तों प्रॉमिस। दूसरा दोस्तों प्रॉमिस। अब प्रॉमिस कब होता है? जब दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति का प्रपोजल जो है 20 लाख रुपए में खरीदने की जो बात कही है घर को, वह एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि वादा कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉमिस। ये तो क्लियर हो गया। फिर से दोस्तों एक जो तीसरा है वो है आप लोग का कंसाइडरेशन। इसका मतलब होता है दोस्तों प्रतिफल, यानी कि उस मकान के बदले, उस घर के बदले जो कुछ भी दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को देगा, जितना भी रुपए, उसी मतलब उसे प्रतिफल कंसाइडरेशन कहते हैं दोस्तों। और यह एक वैध हो, यानी कि अगर मकान है 10 लाख रुपए मतलब 20 लाख रुपए की और उसे मात्र 20,000 में दे रहा है, तो ये वैध एक प्रतिफल नहीं हुआ। इसका एक उचित रेट भी होता है दोस्तों हर एक चीज का, तो वह वैध प्रतिफल होना चाहिए। तो उसी को कंसाइडरेशन कहते हैं, यानी कि जो भी प्रतिफल, जो भी पैसा दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को देगा, जितना देगा, उसे कंसाइडरेशन यानी कि प्रतिफल कहा जाता है। फिर से आगे दोस्तों इतना सब जब मिल जाएगा दोस्तों, ये तीनों जब एक साथ हो जाएंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं एग्रीमेंट। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसी को कहते हैं हम लोग एग्रीमेंट, यानी कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को
कोई ऑफर देता है, कोई प्रस्ताव देता है और दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति का एक्सेप्ट कर देता है जो भी ऑफर दिया था और उसका एक उचित रेट लगता है, उचित प्राइस लगता है दोस्तों, उचित पैसा देता है। तो इन तीनों को मिलाकर एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं एग्रीमेंट। क्लियर हो गया दोस्तों? इसी को हम लोग कहते हैं एग्रीमेंट। अब दोस्तों यहाँ आप समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या अंतर है, क्योंकि दोस्तों अभी जो बताने वाले हैं इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। आप समझ जाएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब इसके बाद जब एग्रीमेंट तैयार हो गया तो उसके बाद इन्फोर्सेबल होना चाहिए। इन्फोर्सेबल मतलब कि कानून द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। अब उस एग्रीमेंट को यानी 20 लाख रुपए जो कहा है खरीदने के लिए दोस्तों मकान को पहला दूसरा व्यक्ति, वह उसका भी कुछ दस्तावेज बनेगा, कुछ सिस्टम पेपर पे कुछ बनेगा दस्तावेज, उसका गिरवी रखी जाएगी और वह कानून में एक समझ लिए पेश किया जाएगा। उसे एक तरह से उसका कानूनी रूप तैयार किया जाएगा, कानून द्वारा उसे प्रवर्तनीय किया जाएगा। इन्फोर्स बाय लॉ मतलब इंग्लिश में बता रहे हैं तो फोर्स बाय लॉ यानी कानून द्वारा उसे फोर्समेंट किया जाएगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्योंकि अगर दोस्तों मौखिक रूप से या लिखित ही समझ लीजिए, अगर कानून में नहीं गया, कानून द्वारा दस्तावेज उसका पारित नहीं हुआ तो दोस्तों एग्रीमेंट तक ही सीमित हो जाएगा, उसका मकान बिक ही नहीं सकता, उसका कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों इसीलिए तो ये तो रही इन्फोर्सेबल की बात, यानी कि उसका कानून रूप वैध द्वारा तरीके से उसका स्वीकृति हो जाए, लिखित दस्तावेज प्राप्त हो जाए, तब उसके बाद से हम लोग क्या कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अब इसमें भी दोस्तों आगे क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट आगे चलकर, इसमें यही होता है, इसका फायदा यही है इन्फोर्सेबल का बाय लॉ का, कि कॉन्ट्रैक्ट आगे चलकर अगर गलत साबित हो जाता है, यानी कि मकान आगे चलकर ज्यों लिया उस अंदर गया बिना देखे, अंदर देखे मकान ही गिर गया या मकान उसे अच्छा नहीं लगा दोस्तों, तो या क्या कहना है कि मतलब 20 लाख रुपए में उसका मकान बिक रहा था और वह क्या कि नहीं, मैं इतना नहीं देकर मात्र 10 लाख रुपए दूंगा, तो यह भी एक तरीके से वैध प्रतिफल नहीं हुआ। तो यह अब क्या करेगा, अगर कानूनी दस्तावेज लिखित रहेगा उसके पास तो वह कानून का सहारा लेकर कुछ अपना आगे की प्रतिक्रिया कर सकता है। उसी तरह से दोस्तों उसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एग्रीमेंट की हम लोग कानून की सहारे या कानून द्वारा मदद हम नहीं ले सकते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका हम एक विधि द्वारा, कानून द्वारा अपनी सहायता ले सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं, कुछ कमी हो तो उसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ चार्ट है कि प्रपोजल प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट, यानी कि प्रपोजल और कंसिडरेशन जब मिल जाता है, यानी कि प्रस्ताव और प्रतिफल दोनों जब मिल जाते हैं तो उसको एग्रीमेंट कहते हैं। और जब यही एग्रीमेंट फोर्स बाय लॉ आ जाता है, यानी कि विधि द्वारा परिवर्तनीय हो जाता है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। प्रपोजल के दोस्तों क्या कहते हैं, ऑफर भी कहते हैं, तो आप लोग पहले ही बता दिए। ये कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो आप लोग उससे पहले ही बता दिए दोस्तों, इसकी वो बताने की कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी भी देख लिया जाए कि प्रपोजल का मतलब होता है दोस्तों प्रस्ताव। थोड़ा शॉर्ट तरीके से देख लिया जाए कि प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। इसको करने के लिए एक पक्ष दूसरे पक्षी को ऑफर देता है और उसका दूसरा पक्ष एक्सेप्ट कर लेता है, तब जाके वह प्रॉमिस बन जाता है, वादा बन जाता है, प्रोफेशंस। फिर उसके बाद से दोस्तों प्रतिफल, यानी कि उसका कुछ तो मूल्य होगा, कुछ तो मूल्य होगा किसी भी चीज़ का, अगर वह खरीद रहा है, बेच रहा है, तो उसका कुछ एक वैध प्रतिफल होगा, तो उसका एक उसे ही कहते हैं हम लोग कंसिडरेशन, पे ऑफ या रेट्रीब्यूशन, उसी को कहते हैं प्रतिफल हिंदी में। फिर से जब इतना तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो उसके बाद से हो जाएगा आप लोगों का, उसके बाद से आप लोगों का हो जाएगा एग्रीमेंट, यानी कि इन तीनों को मिलाकर आप लोगों का एग्रीमेंट हो जाएगा दोस्तों। अब एग्रीमेंट के बाद आप लोग जब
इन्फोर्सेबल बाय लॉ जब कर देते हैं, यानी कि कानून लागू करने योग्य कहते हैं कानून में, या प्रवर्तनीय कानून द्वारा कर देते हैं, कानून में आप लोग दाखिल कर लेते हैं उस दस्तावेज को, एग्रीमेंट को, तो दोस्तों यह हो जाता है आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध हिंदी में कहते हैं या संविदा कहते हैं। अब आइए दोस्तों कुछ आगे की अब स्पेशल जानकारी देख लें। दोस्तों यह है आप लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यह है आप लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि कुछ सेक्शन में दिए गए हैं। इसे दोस्तों लागू किया गया था 1 सितंबर 1872 में इसे आया गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके पहले भी कोई बहुत इतिहास है इसके कॉन्ट्रैक्ट बनने में, लेकिन दोस्तों उतना गहराई में जाने की कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। यहीं से हम लोग को पढ़ना है 1 सितंबर से 1872। अब जब इतना ही जान गए तो सबसे पहले जान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को कितना पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में मात्र 1 से 75 यानी जनरल जो प्रोविजंस हैं उन्हीं के बारे में बस पढ़ना है। इधर सब एक भी नहीं पढ़ना है, इधर आगे चलकर पढ़ना पड़ेगा, इधर कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले आप लोग 1 से 75 तक, और इसमें भी दोस्तों जो है 1 से 75 जो सेक्शन है या एक्ट है जिसे कह सकते हैं, उसमें भी हम लोग को समझ लीजिए मुख्य रूप से 1 से 30 जो है उतना ही सबसे मुख्य होता है। उसके बाद तो आप लोगों का दोस्तों परिभाषा दिया है, कोई उतना मतलब की बात नहीं है, लेकिन दोस्तों पढ़ाया जाएगा सब। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर से आप लोग को दोस्तों अगला है 76 से 123 यानी कि 123 इसमें दिया है सेसाब बोर्ड, जो कि इसे अलग कर दिया है दोस्तों एक्ट 1930 में इसे अलग कर दिया था। इसका एक नया ही चार्ट इंडिया ने मतलब कानून ने बना दिया है। फिर से अलग आगे है दोस्तों, नेक्स्ट है कि 124 से 147 इसमें है एडमिटी गारंटी। दोस्तों स्पेलिंग कुछ लग रहा है गलत हो गया, इंडेमिनिटी गारंटी है दोस्तों। और फिर से इसे दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में इसे हम लोग पढ़ेंगे। इसकी बात अभी लोग छोड़ दीजिए। फिर से आप लोग का है 148 से 181, इसका है बेलमेंट एंड प्लेज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर से एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे 182 से 233। फिर से आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक विशेष तरीके से बनाया है, उसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग। 6 सेमेस्टर में आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी कोई इधर आने की ज़रूरत ही नहीं है कि इधर क्या है सेल्स ऑफ गुड्स से, इसके छोड़ दीजिए। आप लोग को सिर्फ ध्यान देना है 175 से जनरल प्रोविजंस के बारे में ही बस पढ़ना है और आगे कुछ नहीं पढ़ना है। अगर इतना दूर तक समझ में आया दोस्तों, अभी देखिए इतना ही बताने में आप लोग का इतना समय लग गया, लेकिन आगे दोस्तों और शॉर्ट वीडियो आएगी। हम लोग कम से कम सिर्फ 10 एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताएंगे। दोस्तों चैनल को जुड़े रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।